फर्स्ट न्यूज यहाँ पे ये है कि यूएस ने एलिगेशन लगाया है एक इंडियन के ऊपर, निखिल गुप्ता, ठीक है। इनको ये बोला गया है कि निखिल गुप्ता वाज इन्वॉल्व इन असैसिनेटिंग द पन्नून, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है पन्नून, उसको असैसिनेशन करने के अंदर उन्होंने एक हिटमैन को अपॉइंट किया और वो उसको अपॉइंट करके उसको मारने वाले थे। लेकिन ये पूरा जो प्लॉट है, ये जो पूरा जो अ, उनका जो प्लान था उसको फेल किया गया यूएस की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने अभी न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर एक केस भी फाइल किया गया है इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो उससे रिगार्डिंग इंडिया ने कुछ रिबटल किया है, और इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो इससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। अ हिट जॉब इज नॉट आवर पॉलिसी से द इंडिया ऑन द यूएस चार्जेस, ठीक है। यूएस ने जो चार्जेस लगाए उसके ऊपर इंडिया ने बोला कि किसी के सॉइल के ऊपर जाके किसी को मारना हमारी पॉलिसी नहीं, ठीक है। लिंकिंग ऑफ अ इंडियन ऑफिशियल टू प्लॉट एंड किल द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन यूएस अ मैटर ऑफ कंसर्न, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है यूएस के एलिगेशन लगाना, जब उन्होंने फर्स्ट केस फाइल की है न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर, ठीक है। और इसके उन्होंने चार्जशीट के मतलब जो एक्यूजिशन क्या क्या लगाए, निखिल गुप्ता एक इंडियन डिप्लोमेट है एंड एलिगली हायर टू हिट अ हिटमैन टू किल द सिख फॉर जस्टिस फाउंडर, ठीक है। सिख फॉर जस्टिस ये नाम याद रखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फाउंडर है गुरदीप सिंह पन्नून, इसको मारने के लिए निखिल गुप्ता जो इंडियन है उन्होंने एक हिटमैन को हायर किया था, ये इन्होंने बोला है अर्लियर दिस ईयर, इस साल पहले। However, this case does not change the India's position on the similar allegation leveled by the Canada in connection with the killing of the Khalistani Tiger Force chief हरदीप सिंह निज्जर इन जून, ठीक है। खालिस्तानियन टाइगर फोर्स ये भी नाम याद रखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो चीफ था हरदीप सिंह निज्जर, इसको जून जून में इंडिया के लोगों ने मारा, ऐसा कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है। और इसके ये जो अभी यूएस का इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से इंडिया का टांस नहीं बदल रहा है इस कनाडा के इशू के ऊपर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला। इंडिया ने तो बोला था कि अब हमें सबूत दीजिए और हमारा ये काम है ही नहीं, इंडिया ने रिफुट किया था, ठीक है। लेकिन अभी फिर से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि यूएस ने जो आपको अभी इनपुट्स दिए वो तो आप मानिए, और हमने जो एलिगेशन लगाए उसको भी आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। लेकिन इंडिया की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बोला है कि जो कनाडा के अंदर एंटी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, और जो यही रीजन है जो एक्सट्रीमिस्ट एंटी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को आप पना दे रहे हो, दैट्स वाई रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो रही इंडिया और कनाडा के बीच में, ठीक है। और जो निखिल गुप्ता है इनको ये बोला गया है कि एक सीनियर इंडियन ऑफिशियल थे जो दिल्ली के अंदर बेस्ड इन दिल्ली डीलिंग विद द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस मैटर एज द मैन डायरेक्ट द प्लॉट हु enlisted द गुप्ता a person involved in illegal trading of the drugs and weapons to arrange an assassination of पन्नून। तो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, ये दिल्ली बेस्ड एक ऑफिसर है और उन्होंने इलीगल ट्रेड में ये थे, और उन्होंने एक आदमी को हायर किया उनको मारने के लिए यूएस के एलिगेशन से, ठीक है। इस साल के पहले ही बहुत बार जॉय बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने और यूएस के ऑफिशियल्स ने इंडिया के काउंटर पार्ट्स को यहाँ पे बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें है, आप इस पे काम कीजिए, लेकिन कुछ उन्होंने इनपुट्स नहीं दिए थे। और उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या बोला है, वी टेकन सच इनपुट सीरियसली, a high level inquiry committee has been constituted to look into the relevant aspects of the matter and necessary to follow up actions will be taken based on the finding of the committee, ठीक है। एक हाई लेवल कमेटी हमने एस्टेब्लिश की है जो इस मैटर के अंदर देखेगी, ठीक है। तो यही बोला गया है इस न्यूज़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ है पीएम मोदी से रिलेटेड, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ट्यूजडे सेड दैट द पॉवर्टी हिट पीपल, यूथ, वुमन एंड द फार्मर्स आर द बिगेस्ट कास्ट फॉर हिम, ठीक है। इंडिया के अंदर जो कास्ट है वो उन्होंने बोला है कि पुअर लोग जो है, यूथ जो है, और वुमन एंड द फार्मर्स ये सबसे बड़ी कास्ट है मेरे लिए, ये इन्होंने बोला है मोदी जी ने। ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट वुड लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इनकी जब डेवलपमेंट होगी तभी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। और वो इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये क्या है, इसके अंदर जो 9 साल के अंदर 2014 अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स लॉन्च किए उनके मतलब जहाँ तक हर विलेज में एक रथ जाएगा, ठीक है।
उसको चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे और जो जो स्कीम्स है उसके बारे में बताएंगे, और जो जो बेनिफिशियरीज है जो अभी तक इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाए तो उनको वो अभी अवेल कर सकते हैं स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये उन्होंने किया है अभी। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन रिलेटेड एक एडिटोरियल आया, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो ये थर्ड बिल आया है अभी तक का, ठीक है। इससे पहले 1997 में एक बिल आया था ब्रॉडकास्टिंग बिल बोल के, उसके बाद 2007 में आया था ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल बोल के, और अभी जो आया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल ये नवंबर में आया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये बिल आने से पहले ये जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेपर किया था, प्री कंसल्टेशन पेपर ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के ऊपर, तो इसको भी ध्यान में रख के इन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई। इसके अंदर तीन चीज़ें बताई गई है, तीन प्रपोजल से क्या क्या इंप्लीमेंट होगा। तो फर्स्ट चीज़ इन्होंने बताई है, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनके जो नेटवर्क ऑपरेटर्स है और जो सब्सक्राइबर्स है उनका डाटा, ये दोनों चीज़ें उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो है उनका एक्सटर्नल ऑडिट होगा कि वो सही से उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर का डाटा को, ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सक्राइबर डाटा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली गई है, मेथोडोलॉजी फॉर ऑडियंस मेजरमेंट एंड द सेल ऑफ रेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो ऑडियंस मेजरमेंट होती है कि जो कितने लोग आपके चैनल को विजिट करते हैं ये वगैरह, ठीक है, उसके लिए मेथोडोलॉजी बनाई जाएगी, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो आप काउंटिंग करते हो सेल ऑफ रेटिंग डाटा को, ठीक है। ये दो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अभी जो टेरिस्टेरियल ब्रॉडकास्टिंग है, टेरिस्टेरियल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर उनको एंट्री दी जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स को। लेकिन उससे पहले समझिए कि टेरिस्टेरियल ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। समझो जो लैंड के ऊपर एंटीना बिठा के, ठीक है, लैंड है वहाँ से एंटीना एस्टेब्लिश करके जो टीवी है उसको डायरेक्ट सिग्नल जो भेजे जाते हैं रेडियो वेव्स की मदद से, उसको बोलते हैं टेरिस्टेरियल टेलीविजन, ठीक है। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस था, दूरदर्शन वगैरह, लेकिन अभी उसमें प्राइवेट एंटिटीज भी परमिट किया गया है उनको, अगर बिल पारित होता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, लेकिन बिल के अंदर ये बोला गया है जो ब्रॉडकास्टिंग के डेफिनेशन के अंदर ओटीटी कंटेंट सप्लायर्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले आते थे वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आएंगे अगर बिल पास होता है तो ये एक वायलेशन है, ठीक है, एक इंक्रोचमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुरिडिक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बिल ने एक्सपांड किए ब्रॉडकास्टिंग कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन, ये उन्होंने बोला है द कंडीशन इन विच जर्नलिस्ट एंड न्यूज आउटलेट आर नॉट द पार्ट ऑफ द लार्ज मल्टीलिंगुअल टेलीविजन नेटवर्क्स कैन कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल परस्यूट, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी। तो ये कमेटी ना हर न्यूज चैनल के पास अपनी अपनी कमेटी होगी, वो खुद के कंटेंट को रिव्यू करेंगे, अगर उनको लगता है इस कंटेंट के अगर कुछ होगा तो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये सेल्फ रेगुलेशन उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। बिल दो चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता। फर्स्ट द डाइवर्सिटी ऑफ सप्लायर्स, इसका मतलब ये है कि अलग अलग सप्लायर्स होने चाहिए, अलग अलग सप्लाई होंगे तो मोनोपोली एस्टेब्लिश नहीं होगी और एक ही व्यू को पब्लिश नहीं किया जाएगा। और क्रॉस मीडिया ओनरशिप, क्रॉस मीडिया ओनरशिप का मतलब ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल या फिर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होंगे तो उसकी ओनरशिप समझ में नहीं आती, ठीक है, इसके ऊपर कुछ बातचीत नहीं की गई है। और एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर की बॉडी, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाने के लिए बिल के अंदर बोला गया है। यहाँ पे देखिए ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो ये काउंसिल बनाई जाएगी और ये एग्जामिन करेगी दो चीज़ें, एक तो व्यूवर्स के ग्रीवांसेस, व्यूवर्स की क्या दिक्कत है, कंप्लेंट्स व्यूवर्स के, और दूसरी चीज़ ये क्या करेंगी, द वायलेशन ऑफ द प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड, ठीक है। ये दो चीज़ों, ये तीन चीज़ों को वो ये करेगी, प्रोग्राम कोड को, एडवर्टाइजमेंट कोड को, वायलेशन को और व्यूवर्स के इसको। तो इसके अंदर दो दिक्कत आती है कि जो 800 मिलियन टीवी व्यूवर्स है उनके कैसे जेन्युइन ग्रीवांसेस को एड्रेस कर पाएगी वो, ठीक है। और कुछ झूठ भी ग्रीवांसेस हो गए तो उसको भी कैसे वो एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि व्यूअर बेस बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। और सेकंड चीज़ यही है, इस एडवाइजरी के अंदर जो भी डिसीजन होगा वो अल्टीमेट गवर्नमेंट ही देगी उसके अंदर, तो ये तो पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो गया इसके अंदर।
ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट डिसाइडिंग पावर दी गई है इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल के पास, काउंसिल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि जो वायलेशन ऑफ प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड अगर वो होगा तो उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आएंगे बिल, कोई भी कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड बिल के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट को जो टर्म दी गई है उसको यूज करके बहुत सारा कंटेंट कर्टिल किया जा सकता है पब्लिश करने से, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट जो टर्म है उसको बिल के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। बिल के अंदर टर्म ही डिफाइन नहीं किया है तो वेगनेस आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एम्बिट के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, तो बहुत सारी चीजों को वो कर्टल करेंगे। लास्ट में एक ही चीज बोली है कि बिल मस्ट नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट द प्रेस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। बिल आपने प्रपोज किया तो इसके अंदर आप प्रेस को डाइवर्सिटी और फ्रीडम दीजिए, तभी प्रेस अपना काम कर पाएगी, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, BMJ फाउंड दैट द एयर पोल्यूशन using the fossil fuels in the industry, power generation and transportation account for 5.1 million extra death a year worldwide, ठीक है। ये इन्होंने बोला है। इंडिया के अंदर कितनी हुई है, ये 5.1 मिलियन डेथ से, इंडिया के अंदर, खाली इंडिया के अंदर 2.18 मिलियन डेथ्स हुई है फॉसिल फ्यूल्स की पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया की, जिसको हेड करते चेयर करते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इनिशियल अप्रूवल दिया है जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट फॉर द आर्म फोर्सेस को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। 97 तेजस एयर जेट्स वी विल गोइंग टू बाय एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। 98% ऑफ द प्रोक्योरमेंट टू बी सोर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अंदर 98% जो प्रोक्योरमेंट होगी वो इंडस्ट्री इंडिजिनस से होगी। चाइनीज मिलिट्री वैल्यूज टाइज विद द इंडियन फोर्सेस ऑफिशियल, तो कुछ नहीं है, वू वैंग एक चाइनीज डिफेंस ऑफिशियल है, अभी 20th कॉप्स लेवल की जो मीटिंग हुई है, कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई है ईस्टर्न चाइना के इशू के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस नहीं बन रहे, तो उससे रिगार्डिंग मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि इंडिया के और चाइना के जो मिलिट्री उनके वैल्यूज मैच करते। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो गलवान वैली, पैंगैंगसो लेक एंड हॉट स्प्रिंग, इस एरिया में जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ठीक है, वो हमने बातचीत से, मतलब डायलॉग से हमने उसको छुड़ाया है, सही बात है। और इन्होंने ब्लेम किया इंडिया को, इंडिया साइड इज प्रेसिंग फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लिंगरिंग इश्यूज इन द दपसांग एंड दमचौक एरियाज, ठीक है। ये दमचौक और दपसांग 2 पॉइंट्स है यहाँ के ऊपर, इंडिया की वजह से कंसेंसस नहीं बन पा रही है, इन्होंने बोला है। और इन्होंने बोला कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें पता नहीं मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मतलब कमिटेड है कि नहीं हम चाइना की तरफ से, हमें नहीं पता। और ये जो मीटिंग हुई थी 20th, ये चंगसुल मोल्दो, ये जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे हुई थी, इंडिया साइड के LAC के अंदर, इंडिया के साइड में ही LAC में आता है, ठीक है। नेवी गेट रेडी फॉर इट बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड द ओशन एंगेजमेंट, ठीक। December 4 जो नेवी डे होता है, ठीक है, एक्सरसाइज मिलन कंडक्ट करने वाले फरवरी 2024 को, उसके अंदर 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी नेवी में, नेवी की इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया की नेवी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनाने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज मिलन जो है ये बायनियल मिलिट्री एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है जिसको 1995 के अंदर चालू किया गया था, एंड इट एक्सपांड इट्स स्कोप एंड स्कोप टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज इंडिया के द्वारा हेल्ड की जाती है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द मिलन is held of the विशाखापट्टनम से द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ओवर 40 कंट्रीज, 40 कंट्रीज से लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगी, दिस इंक्लूड द गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द रेगुलर ट्रेनिंग एज वेल एज द रूटीनली डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स ओवरसीज टू फैसिलिटेट द कैपेसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स रूटीनली कैसे डेवलप की जाएगी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, ये यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। और रिसेंटली मोबाइल डेवलपमेंट टीम फ्रॉम इंडियन नेवल वर्क टीम्स टूक ऑपरेशनल सी चेक्स शिप्स ऑफ द टू फ्रेंडली कंट्रीज श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका एट द Trankamale and Cape Town respectively. They worked alongside with the ship crew to achieve the highest standards of operational readiness एज वेल एज द सेफ्टी कंप्लायंस से द डिफेंस फोर्सेज। तो ये 2 कंट्री के साथ अभी अपन ने मिलकर काम किया है MTT मोबाइल ट्रेनिंग टीम के साथ, ठीक है।
उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20th की मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, यूएई में। तो यहाँ जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बोला गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन तब वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो अभी लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टेब्लिश किया गया है, और इसके अंदर ये बोला गया है कि $250 मिलियन को कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक इसको टू बी बेस्ड एट द वर्ल्ड बैंक बट मैनेज बाय द इंडिपेंडेंट सीक्रेट। इस फंड को वर्ल्ड बैंक के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा और उसको मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, और $250 मिलियन इसके दिए जाएंगे। ठीक है, जो पिछली हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये शर्म ए शेख इजिप्ट के अंदर हुई थी, वहाँ पे ये बातचीत की गई थी, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हो रहा है वो तो हो रहा है किसी कंट्री के ऊपर, उनको मदद करने के लिए फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा, लॉस एंड डैमेज फंड। यूएई और जर्मनी दोनों मिलकर 100 बिलियन डालेंगे, $200 मिलियन यही हो गए। यूएस 17 मिलियन डालेगा, यूके $50.6 मिलियन डालेगा, और जापान $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देंगे। यूरोपियन यूनियन 145 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। लेकिन ये जो फंड बनेगा, इसमें एक बार पैसा आ गया, लेकिन इसको रिप्लेनिश कैसे किया जाएगा, मतलब इसको अगली बार कैसे भरा जाएगा एक बार पैसा खत्म होने के बाद, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई है। मोदी जी मीटिंग अटेंड करने को चले गए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज द इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक इस फंड को होस्ट करेगा। ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एंड एवरी कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड्स। हर कंट्री, डेवलपिंग हो कोई भी कंट्री हो, इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है, और इसका कुछ जो फंड का परसेंटेज होगा वो लिस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए कंट्रीब्यूट कर, मतलब एक राखी रखा जाएगा, तो इनको दिया जाएगा। वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज की वजह से $1.5 ट्रिलियन का 2022 में नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 8.3% ऑफ जीडीपी में, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज एंड सम पुअरेस्ट लॉस्ट एन एवरेज अबाउट 8.3% ऑफ जीडीपी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से 8.3% उनके जीडीपी को हार्म हुआ है, लॉस हुआ है, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है, उसके बाद चाइना इसरो से एक न्यूज निकल के आ रही है। इसरो ने बोला है कि एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे बोला गया। इसरो हैज प्लान टू लॉन्च एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ intense X-ray sources. ठीक है, ISRO said that while the space-based X-ray astronomy has been established in India, focusing on the imaging, time domain studies, and spectrometer, एक्सपो सैट मिशन मार्क्ड अ मेजर वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। एक्सपो सैट मिशन इज डिजाइन फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट को ऑब्जर्व करेगा। नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड, लो इंक्लिनेशन अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिए कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही ऑब्जर्वेशन करेगा। इट विल कैरी आउट द 2 साइंटिफिक पेलोड्स, इसके अंदर 2 साइंटिफिक पेलोड्स है। With this payload, the mission is capable of simultaneous studies of temporal, spectral, and polarization features of the bright X-ray sources. The mission object include the measurements of X-ray polarization in the energy band of 8 to 30 kilowatt. नहीं, ये KeV eminent from the X-ray sources and long spectral and temporal studies of the X-ray in the energy band of 0.8 to 15 keV। ठीक है, किलोवाट केवी को ये करेगा। इतना इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए, एक्सरे को स्टडी करेगा, और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इससे एनर्जी यूनिट केवी ये डिनोट करता है, एनर्जी यूनिट को। ठीक है, इन न्यूक्लियर फिजिक्स में। मिशन इज टू प्रोटेक्ट टू अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इसकी लाइफ टाइम 5 साल होगी इस मिशन की। द प्राइमरी पेलोड कौन सा है इसमें? POLIX पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे इज डिजाइन टू मेजर द पॉलीमेट्री पैरामीटर्स significantly degree and the angle of the polarization in the medium X-ray energy range from 8 to 30 किलो 8 to 830 केवी, केवी मतलब एनर्जी यूनिट,
photons originating from the astronomical unit. तो फर्स्ट पेलोड का नाम याद रखिए पोलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, और दूसरा पेलोड का नाम क्या है SPECT, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड टाइमिंग. The payload which will provide the spectroscopic information within the energy range of 0.8 to 15 एनर्जी यूनिट. ठीक है, तो यही से रिगार्डिंग यही न्यूज़ था. चाइना कॉल फॉर इमीडिएट सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन हमास इजराइल वॉर. ठीक है, देखो कौन बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है. ठीक है ओके, चाइना ने बोला है कि देयर शुड बी ट्रूस होना चाहिए और इमीडिएट सीज फायर साइज होना चाहिए. जैसे कि अभी आपको पता है अभी ट्रूस ही साइन हुआ है, और चाइना इजराइल ने बोला जब तक पैलेस्टीन अपने हॉस्टेज छोड़ते रहेगा तब तक हम ट्रूस एक दिन तक एक्सटेंड करेंगे. 10-10 अगर हॉस्टेज आप छोड़ते रहेंगे हर दिन तो हम आपको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, नॉर्दर्न गाजा पूरा खाली हो चुका है और सदर्न गाजा जो इसराइल का स्टांस यही है, जो नॉर्दर्न गाजा में लोग रह रहे हैं उनको बोला है आप सदर्न गाजा चले जाओ, और जो जहाँ हमास के एस्टेब्लिशमेंट हम पूरा उसको निस्तनाबूद कर देंगे, ये इन्होंने बोला है. और चाइना ने ये बोला है कि चाइना इज ऑन द साइड ऑफ द पैलेस्टीन. ठीक है, चाइना की जो साइड है वो क्लियरली डिफाइंड है और चाइना भी एग्री करता है टू स्टेट सोल्यूशन को. ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. इंडिया भी बैक करता है टू स्टेट सोल्यूशन को. टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों भी रहेंगे, दोनों भी रिकॉग्नाइज करेंगे एक दूसरे की बॉर्डर को. ठीक है, उसके बाद एड्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, यहाँ पे देखेंगे. सिंस द फर्स्ट डायग्नोसिस केस ऑफ HIV इन 1981, estimated that the globally 39 million persons are now living with the HIV. In India 2.4 million cases है अभी इंडिया के अंदर. 1.3 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शन इन 2022 ग्लोबली, और इस 1.3 मिलियन के अंदर 63,000 इंडिया के अंदर थे. मोस्ट ट्रांसमिशन ऑकर इन द की पॉपुलेशन इंक्लूड द फीमेल सेक्स वर्कर्स, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स. तो इनसे ज़्यादा फैलता है. ठीक है, इनमें ज़्यादा पाया जाता है HIV. ठीक है, अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई है HIV के लिए. इंडिया एड्स एक्यूज 42,000 डेथ्स. इंपॉर्टेंट डाटा है. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड डिप्लॉयड द गाइडलाइन फॉर द एडवांस HIV टू प्रिवेंट एंड डायग्नोज द अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस. These guidelines are still not widely implemented across the world. The tuberculosis was the leading killer among those with HIV in 2022. 2021 के जो सबसे ज़्यादा डेथ हुए, ठीक है, उसमें जो HIV पर्सन है जिनको और उनको ट्यूबरकुलोसिस है उनकी ज़्यादा डेथ हुई है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, उसके बाद टुडे वी हैव इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस अवेलेबल टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ HIV. ठीक है, तो ये ड्रग है एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन, अगर आप लोगे तो आपके अंदर जो HIV है उसका वायरल लोड कम होगा. पीपल विथ HIV ऑन द एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल विदाउट डेवलपिंग अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस. ठीक है, HIV में क्या होता है, इम्यून सिस्टम एकदम लो हो जाता है, तो कोई भी डिसीज आपको इफेक्ट करेगा वो आपकी लाइफ को हैम्पर कर सकता है, इसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. ऑलमोस्ट 21 million lives have been saved with antiretroviral therapy globally. India's ability to produce the generic HIV medicines and supply them to worldwide led to the major success in the global AIDS fight. Over the 90% of antiretroviral consumed globally were from India. 90% इंडिया से एंटीरेट्रोवायरल मेडिसिन जाती है वर्ल्ड के अंदर. पर्सन्स विद HIV who are on uninterrupted antiretroviral therapy lead to normal life and modeling studies have shown their life expectancy almost similar to the person who don't have HIV. तो इस ड्रग्स को यूज करके एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी को आपका नॉर्मल लाइफ हो सकता है, जिसको HIV नहीं है उसके जैसे आप जितनी जिंदगी जी सकते हो. ठीक है, न्यू कॉम्प्लिकेशंस इन द पीपल विद HIV आर नॉट कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक द डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, किडनी डिसीजेस. तो ये सारे डिसीज का इन्फेक्शन होता है. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो HIV जिनको है उनके अंदर हाइपरटेंशन, किडनी डिसीज एंड स्ट्रोक्स का अभी खतरा हो सकता है. ये उन्होंने बोला, ये न्यू कॉम्प्लिकेशन आ रहे HIV के अंदर. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज केयर वुड बी द की फॉर द पर्सन्स विथ HIV फॉर लॉन्गेटिविटी. तो यही जरूरी है अगर उनको लंबा जीना है तो. Almost 21 million lives have been saved with the antiretroviral therapy. India is able to produce the generic medicine and supply them worldwide, lead to the major success in AIDS fight. सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है. तो यही इस आर्टिकल में डाटा था. ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग UPSC ओनली इस चैनल को सर्च करके
सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।